शुरू करते हैं फिर आज। तो भाई आज है आपका एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर 3। ठीक, चैप्टर 3 को समझेंगे हम यहाँ पे, जो है आपका महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब देखो, इस चैप्टर में आपको दो चीजें समझनी है। एक तो समझनी है आपको गांधी जी के बारे में कि भाई गांधी जी कौन थे, क्या इनकी फिलॉसफी थी, कैसे इनका काम करने का तरीका था, और फिर आपको उठाना है नेशनलिस्ट मूवमेंट को कि कैसे गांधी जी ने नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड किया। ठीक, देखो हर कंट्री में एक ऐसा लीडर रहा है जिसने वहां के पूरे नेशनल मूवमेंट को लीड दिया, या फिर लीड नहीं किया तो उसे एक रास्ता दिखाया कि भाई कैसे आप आजादी की तरफ बढ़ सकते हो। चाहे वो आपके इटली में गैरिबाल्डी हो, या वो अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन हो, या वो वियतनाम में होनची हो। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स ने ये दिखाया कि भाई कैसे आप अपनी फिलॉसफी, आप अपने धैर्य से नेशनल मूवमेंट को साकार कर सकते हो। ठीक, अब भाई गांधी जी इन लीडर से किस तरीके से अलग थे। देखो, अगर आप किसी भी कंट्री का नेशनल मूवमेंट उठा के देखोगे, चाहे वो अमेरिका की वॉर हो, या वो आपका चाइना हो, जापान हो, किसी का भी अगर आप नेशनल मूवमेंट देखोगे तो उसमें एक चीज कॉमन है, वो है ब्लड, आयरन एंड ब्लड, खून खराबा बहुत सारा। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नेशनल मूवमेंट्स में कोई भी ब्लड नहीं था, या ब्लड का मतलब कोई वायलेंस नहीं थी। वो माइग्रेशन के टाइम हुआ बहुत सारी चीजें, बट अंग्रेजों के साथ हमारे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे उस समय। आराम से बातचीत से ही, अपनी फिलॉसफी से ही हमने आजादी पा ली। ठीक, अब देखो गांधी जी के बारे में हमें समझना है तो भाई गांधी जी की पहले हमें फिलॉसफी देखनी होगी, और क्योंकि फिलॉसफी से ही आप पता लगा सकते हो कि किस तरीके से मूवमेंट्स को आगे लीड करते थे। तो देखो, अगर हम बात करें गांधी's philosophy and early life, क्या थे और क्या क्या चीजें इन्होंने करी। देखो, पहले तो हम बात करते हैं गांधी जी की फिलॉसफी की। गांधी जी की फिलॉसफी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको समझने होते हैं, जिसमें जैसे पहली आती है भाई इनकी सत्य, ट्रूथ। ठीक, जिसमें साधन और साध्य की बात करते हैं कि कैसे आप ट्रुथ, अगर आपके इरादे अच्छे हैं तो रिजल्ट आपके फेवर में हो सकते हैं। ये इनकी सत्य की फिलॉसफी है। दूसरी इनकी फिलॉसफी आती है अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस। बिना वायलेंस करे भी आप अपनी आजादी की तरफ बढ़ सकते हो। देखो भाई, आपका जो लड़ाई है वो लड़ाई है आपके ब्रिटिशर्स, ठीक, और ब्रिटिशर्स करते हैं वायलेंस। तो आप वायलेंस से, अगर आपका मुकाबला वायलेंस है तो भाई वायलेंस से आप नहीं जीत सकते। ठीक, आपको कुछ ऐसा हथियार लाना होगा जिससे वायलेंस दब जाए, और वो था आपका नॉन वायलेंस। कि गांधी जी का देखो तरीका क्या था। हम जब पढ़ते हैं गांधी जी को, हम बात करते हैं कि भाई कोई दिक्कत होती थी तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे, गांधी जी अनशन पर बैठ जाते थे। इससे होता क्या था, इससे होगा जैसे सपोज कि भाई आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, ठीक, अब एक तरीका तो लड़ाई सुलझाने का यही कि आप दो मारो, वो आपके दो मार देगा, ठीक, या वो दो मार देगा, आप चार मार दोगे, लेकिन पड़ेंगे तो दो आपके भी। और एक ये है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस खड़े हो और बात कर रहे हो, वैलिड पॉइंट रख रहे हो। अब इससे होगा क्या कि जब आप वायलेंस नहीं करोगे, सामने वाला भी वायलेंस करने से कतराएगा। ठीक, यही थी गांधी जी की फिलॉसफी कि कुछ भी हो जाए वायलेंस नहीं करनी है, और शांति से बात करो, बातों से सॉल्यूशन आपके निकल जाएंगे। दूसरा फिलॉसफी है सर्वोदय। सर्वोदय मतलब दो वर्ड है इसमें, देखो, सर्व प्लस उदय। सर्व मतलब है सबका, और उदय मतलब है अपलिफ्टमेंट।
सबको, इसे देखो, इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव अपलिफ्टमेंट। जितने भी लोग हैं सबका एक साथ विकास करना है। जो आपका हाशिए पर बैठा व्यक्ति है, हमारी सोसाइटी में जो सबसे नीचे बैठा व्यक्ति है, उसे भी हमें साथ लेके चलना है। उस पर भी या उसे भी बोलने के उतने ही अधिकार हों जितने समाज के बड़े वर्गों को। ये था आपका सर्वोदय, मतलब सबका विकास। दूसरी जो सबसे मेजर फिलॉसफी है इनकी, सत्याग्रह। सत्याग्रह, ठीक। अब देखो सत्याग्रह को आप कैसे समझ सकते हो। सत्याग्रह जो फिलॉसफी है वो डिपेंड होती है या वो बात करती है स्ट्रगल, ट्रूथ, स्ट्रगल। सत्य मतलब है आपका ट्रूथ और आग्रह मतलब है आपका स्ट्रगल करना। स्ट्रगल, ट्रूथ, स्ट्रगल, यही है गांधी जी की फिलॉसफी। संघर्ष करो, सच का साथ दो और संघर्ष करो, और आप धीरे धीरे अपनी मंजिल को पा लोगे। संघर्ष करते रहो, सच का साथ देते रहो, क्योंकि सच का गांधी जी ये कहते हैं कि भाई सच का जो साथ देते हैं भगवान उनका साथ देते हैं, ठीक है। अभी जब हम फॉरेन फिलोसफर्स की बात करेंगे कि कौन से वो फिलोसफर्स थे जिनकी गांधी जी बात सुनते थे, जिन्हें गांधी जी पढ़ते थे, तो आप इन सारी चीजों को समझ जाओगे, ठीक। दूसरा अगर हम इनकी बात करें तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया या ट्रस्टीशिप थ्योरी इन्होंने दी है। ट्रस्टीशिप देखो इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली इन्होंने दी थी इकोनॉमी के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए। कैसे ट्रस्टीशिप देखो मतलब क्या है कि भाई जो आपका किसी भी इंडस्ट्री का जो मालिक है और उसके यहाँ जो भाई वर्कर्स काम करते हैं, तो उसे वो बराबरी का दे कि आप भी अपनी कंपनी को चाहते हैं प्रॉफिट में जाए, वो लोग भी चाहते हैं कि भाई आप प्रॉफिट में जाओ। तो आप बड़े और वो छोटे कैसे हो गए? आप दोनों ही चाह रहे हो प्रॉफिट में जाए, आप दोनों ही काम कर रहे हो, आप दोनों ही अपना योगदान दे रहे हो, तो फिर एक छोटा और एक बड़ा कैसे हो गया? यही है ट्रस्टीशिप, कि आपका ट्रस्ट है उन पे और उनका ट्रस्ट है आप पे, और ये ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही चीज या इन्हीं सब फिलॉसफी से गांधी जी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लीडर्स नहीं कर पाए। जो लीडर्स ने करा तो खून खराबा देखा हमने हर कंट्री के नेशनल मूवमेंट में, लेकिन हमारा नेशनल मूवमेंट हमें बहुत आराम से हमें आजादी मिल गई, ठीक है। अब हमें जो दूसरी चीज पढ़नी है वो पढ़नी है हमें फॉरेन फिलॉसफी, कि हम गांधी फिलॉसफी तो हम पढ़ते हैं कि भाई गांधी जी कैसे थे, गांधी जी की विचारधारा क्या थी। अब गांधी जी किस विचारधारा से प्रेरित थे, हम उनकी बात करते हैं। देखो दो व्यक्तियों का ज्यादा नाम आता है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे गांधी जी की लाइफ में। एक थे आपके टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, और इनकी जो बुक है, इनकी एक बुक है गॉड इज विद इन अस। गॉड इज विद इन अस, ये इनकी बुक है। इस बुक से गांधी जी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो इंस्पायर थे या बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे इस बुक। गॉड इज विद इन अस मतलब देखो यहीं से गांधी जी एक थ्योरी देंगे, एक वर्ड देंगे, दरिद्रनाथ। दरिद्रनाथ आगे चल के जब आप गांधी जी के मूवमेंट्स देखोगे, देखो सर्वोदय के गांधी जी बहुत बड़े वो थे, प्रचारक थे, और सर्वोदय में बेसिकली ज्यादा फोकस किया जाता था आपके जो सप्रेस और डिप्रेस क्लास हैं, जो आपके वर्ग हमारे समाज के छोटे वर्ग के लोग हैं उन पर। दरिद्रनाथ में इन्होंने देखो क्या कहा कि भाई जो आपके डिप्रेस लोग हैं या सप्रेस लोग हैं हमारी सोसाइटी के, हमें उनके साथ इक्वालिटी से रहना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमें उनके साथ नहीं करना चाहिए। देखो यही दरिद्र मतलब क्या होता है, अगर हम बेसिकली हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो दरिद्र मतलब होता है छोटा, ठीक। और नाथ मतलब एक वर्ड यूज होता है जिसको हम पूजते हैं। तो दरिद्रनाथ मतलब उन छोटे लोगों या जो सप्रेस और डिप्रेस क्लास है, उन लोगों को आपको बराबरी देनी है, इक्वालिटी देनी है, समाज में आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है। आप इसका एग्जाम्पल देखोगे कि एक वर्ड चलता था दलित, भारत में बहुत पहले से वर्ड। दलित मतलब कौन होता था? दलित मतलब होते थे समाज के छोटे वर्ग, और ये जो दलित शब्द है यही जाति सूचक था। अगर आप किसी को दलित कह रहे हो
मतलब आप उसे कह रहे हो कि भाई आप सोसाइटी के एक छोटे हिस्से हो। तो गांधी जी ने दलित वर्ड की जगह क्या नाम दिया, गांधी जी ने बोला हरिजन, कि भैया ये दलित नहीं है, ये अछूत वर्ग या छोटे वर्ग नहीं है, ये हरिजन है, मतलब ये हरि के लोग हैं, ये भगवान के लोग हैं। तो वही है देखो दरिद्रनाथ। ठीक। दूसरा जो थे उनका नाम था, दूसरे फिलोसोफर जॉन रस्किन। और हाँ एक और चीज, टॉलस्टॉय से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। और आप देखोगे साउथ अफ्रीका में एक आश्रम खोलते हैं टॉलस्टॉय आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म, इनका साउथ अफ्रीका में एक आश्रम था, बात करेंगे अब उसकी। दूसरे फिलोसोफर है आपके जॉन रस्किन, इनकी एक बुक थी अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट, ये इनकी एक बुक है। अब देखो इसी बुक से प्रेरित होकर गांधी जी लाए थे आपके ट्रस्टीशिप। ठीक, ट्रस्टीशिप की थ्योरी लाए। दूसरा सत्याग्रह, माना जाता है कि सत्याग्रह जो फिलॉसफी है वो भी गांधी जी ने इसी बुक से अडॉप्ट की थी। तो ऐसा नहीं है गांधी जी आपके बहुत सारी फॉरेन फिलॉसफीज गांधी जी ने पढ़ी थी और सबका एक मूल्यांकन करके भारत के लिए एक, आप कह सकते हो, एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि भारत में जो नेशनल मूवमेंट चलेगा वो कैसे चलना चाहिए, लोगों को हानि नहीं होनी चाहिए, सब लोग साथ होने चाहिए। इन सारी चीजों पे बात करके ही गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट को लीड करा। अब ये तो थे आपके जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अब हम बात करते हैं फैक्चुअल पार्ट की। देखो दो फेजेस में हम गांधी जी को पढ़ेंगे। पहला तो भाई हमें पता है गांधी जी पेशे से थे आपके लॉयर, लंदन से इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक, और लंदन से जो पढ़ के आते हैं उन्हें हम कहते हैं बैरिस्टर, बैरिस्टर थे ये। ठीक, अब एक अच्छे खासे वकील। ठीक, 1893 में जाते हैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, एक ट्रेडर थे लाला जी, लाला जी का केस लड़ने जाते हैं साउथ अफ्रीका वहां पे। अब जब साउथ अफ्रीका गांधी जी जाते हैं तो वहां पर ये बहुत सारी चीजें देखते हैं, जिसमें से सबसे बुरी चीज जो इन्हें लगी थी वो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम कहते हैं रंग भेद, कि काला गोरा व्हाइट ब्लैक वाला वहां पे बहुत ज्यादा चलता था। और ये इंसिडेंट आपने सुना होगा कि गांधी जी जब आपके ट्रेन में सफर कर रहे थे तो उन्हें टिकट होने के बाद भी उन्हें उस कोच से उतार दिया गया, क्योंकि जो देखो जो इंडियंस थे इन्हें जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्राउन कहते थे कि ये ब्राउन लोग हैं। ठीक, और इन्हें भी लगभग ब्लैक की तरह ही ट्रीट किया जाता था। तो क्योंकि वो कंपार्टमेंट व्हाइट लोगों का था, गांधी जी उसमें वैलिड टिकट के साथ बैठे, लेकिन गांधी जी को ब्राउन बोल के उतार दिया गया और गांधी जी इससे बहुत ज्यादा हर्ट हो गए। और तब गांधी जी को लगा कि भैया इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना यहाँ पे जरूरी है। और अब देखो ये घटना के बाद पिट्रोट्रिया एक जगह है साउथ अफ्रीका में, पिट्रोट्रिया, यहां पर ये ट्रेन वाली घटना हुई थी पिट्रोट्रिया में। ठीक, अब इसी के बाद आप देखोगे 1894 में गांधी जी बनाते हैं नटाल कांग्रेस। ये थी गांधी जी की पहली पॉलिटिकल पार्टी, नटाल कांग्रेस 1894। ये बनी आपकी साउथ अफ्रीका में, अभी भारत में नहीं आए, अभी ये वहीं है। ठीक, बहुत एक बड़ा, धीरे धीरे देखो जो जो लोग इससे ग्रसित थे या जो जो लोगों को दिक्कत होती थी इससे, गांधी जी ने उन सबको इकट्ठा करना शुरू करा। जिसमें आप देखोगे गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म, ये सारे जिन्हें हम आश्रम्स कहते हैं, आश्रम्स की स्थापना की आपके साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में स्थापना की, डरबन में स्थापना की, ऐसे करके अपने कई सारे आश्रम्स वहां पे बनाए, लोगों को अपने साथ इकट्ठा करा। और फाइनली आप देखोगे 1906 में पहली बार गांधी जी करते हैं सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह कहां होता है? ये सत्याग्रह होता है साउथ अफ्रीका में। तो हाँ,
गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो भारत में नहीं, वो हुआ आपका साउथ अफ्रीका में, और ये एक सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा जिसमें गांधी जी जो जिस चीज के लिए सत्याग्रह कर रहे थे वो मंजिल उन्होंने पाली। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने वहां पे बिल्स बनाए, एक्ट्स बनाए, और इस जो डिस्क्रिमिनेशन या जो भेदभाव था इसे कम करने की बात कही। ठीक, तो यहां पर गांधी जी सक्सेसफुल हो गए। अब देखो, अब यहां से एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको, अनसंग स्टोरी। वो है आपके गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले was the political guru of गांधी जी। अब ठीक है, अब देखो एक इंसिडेंट हुआ कैसे था, होता क्या है देखो, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये जुड़े थे आपके कांग्रेस से। इस समय आपको पता है 1885 में कांग्रेस एस्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक, और गोपाल कृष्ण गोखले उसके एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती थे। और स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं कि जब कांग्रेस बनी थी तो इसकी जो कमांड थी वो आपके मॉडरेट्स लोगों के पास, या जिन्हें हम नरम दल के लोग कहते हैं, बड़े लोग जो चिट्ठी वगैरह लिखना प्रेफर करते थे, भाषण देना प्रेफर करते थे, ये सारी चीजें ये लोग करते थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले की गांधी जी से मुलाकात हुई कैसे? तो देखो, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के केस को लेके गांधी जी जा रखे थे लंदन, जहां पे ब्रिटिशर्स रहते थे, और उधर से गोपाल कृष्ण गोखले अपनी एक एप्लीकेशन लेके आ रखे थे, क्योंकि कांग्रेस की एक एप्लीकेशन लेके आ रखे थे लंदन, और यहां पर होती इन दोनों की मुलाकात, गांधी जी और गोखले की। और तब जो गोखले जी होते हैं वो गांधी जी को इनवाइट करते हैं भारत में कि भाई आप भारत में आइए, ठीक, क्योंकि देखो गांधी जी के जो चर्चे थे वो सभी ने सुने थे साउथ अफ्रीका में कि भाई सत्याग्रह करा, अपनी बातें वहां पे मनवाई इतनी बड़ी गवर्नमेंट से, ठीक। तो अब इसके बाद गोखले जी इनवाइट करते हैं गांधी जी को, आप आइए। और यहां से अब देखो ये गुरु कैसे हो गए फिर पॉलिटिकल गुरु, क्योंकि गांधी जी पॉलिटिकली इंक्लाइन व्यक्ति नहीं थे। गांधी जी तो एक लॉयर हैं, और गांधी जी एक सोशलिस्ट, जिसे हम कह सकते हैं कि सोशल वर्कर हैं। तो उन्हें पॉलिटिक्स में लाने का जो श्रेय जाता है, उन्हें पॉलिटिक्स जो सिखाई, इंडियन पॉलिटिक्स, वो सिखाई गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक। अब यहां से ये सब होने के बाद गांधी जी की एक अच्छी खासी छवि बन चुकी है साउथ अफ्रीका में भी, और भारत में भी धीरे धीरे लोग उन्हें जान रहे हैं। देखो गांधी जी भारत में आने से पहले ही भारत के हीरो बन चुके थे, क्योंकि ये चर्चे बहुत दूर तक फैले थे, ठीक। अब बात करते हैं जब गांधी जी भारत में आए, साथ साथ में इन्हें नोट्स करते रहिएगा, ठीक है, नोट्स बनाइए अपने बढ़िया से। तो गांधी जी एम टू इंडिया, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आते हैं इंडिया, बॉम्बे। इसीलिए 9 जनवरी को बनाया जाता है रेफ्यूजी डे। रेफ्यूजी डे बनाया जाता है आपके 9 जनवरी को, ठीक है। अब यहां से देखो इस समय भारत में असल में चल क्या रहा है, तो भारत में क्या इस समय 14 से लेके 18 तक शुरू हो रखी है आपकी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो जब गांधी जी भारत आते हैं इस समय आपकी वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, ठीक। अब दूसरी चीज देखो यहां पे क्या हुई, गांधी जी जब भारत आए तो गोखले जी ने एक सजेशन दिया कि भाई आप क्या करो, पहले एक भारत यात्रा करो, पूरे में जाओ, भारत के हर जगह जाओ, घूमो, लोगों की प्रॉब्लम समझो, लोग किससे ग्रसित हैं, ये सारी चीजें, ठीक। अब देखो लोगों के बीच गांधी जी कैसे फेमस हुए, तो आपको याद होगा इसी के ठीक बाद जब गांधी जी का भारत दर्शन खत्म हुआ 1916 में हुआ लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जिसमें आप देखोगे कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग शामिल हो गई, और उसके अलावा भाई यहाँ पे खैर वो कांग्रेस की बातें हैं, उन्हें हम अलग से ही करेंगे, यहाँ पर हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे स्टोरी को। इसके बाद देखो क्या होता है कि अब गांधी जी के जो साउथ अफ्रीका के चर्चे हैं वो भारत में धीरे धीरे फैल रखे हैं। मतलब लोगों को पता है कि भाई एक लीडर आया है भारत में जिन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह और ये सारी चीजें की थी और अपनी बातें मनवा ली थी।
तो इन्हीं कहानियों को सुन के एक व्यक्ति आता है जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, ये कौन है राजकुमार शुक्ल? तो राजकुमार शुक्ल है आपके बिहार के एक किसान नेता या एक फार्मर लीडर, आप इन्हें कह सकते हो, किसान नेता थे। और ये जो राजकुमार शुक्ल होते हैं, ये इनवाइट करते हैं गांधी जी को कि भाई आप बिहार आइए और हमारी मदद कीजिए। अब यहां से देखो आपको गांधी जी के दिखेंगे सत्याग्रह इन इंडिया। कैसे? देखो आगे बढ़ते हैं, यहां से इन्हें नोट कर लीजिएगा आप। देखो गांधी जी जो थे राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर जाते हैं बिहार और 1917 में शुरू होता है आपका चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह चंपारण, इट्स इन बिहार। अब देखो ये क्या था चंपारण सत्याग्रह, या क्या क्या चीजें इसमें शामिल थी, क्यों हुआ चंपारण सत्याग्रह, और इस पर हम देखो बात करते हैं, प्रकाश डालते हैं। तो भाई देखो चंपारण वाले एरिया में या बिहार वाले एरिया में एक पद्धति, एक सिस्टम चलता था जिसे हम कहते हैं 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम। अब इस 3 कठिया सिस्टम में देखो क्या होता था। इस 3 कठिया सिस्टम में था कि जो भी फार्मर्स होते थे उन्हें अपने लैंड के 3/20 पार्ट पर इंडिगो जिसे हम कहते हैं नील, इंडिगो उगाना होता था या नील की खेती करनी होती थी। ठीक, अब इससे होता क्या था भाई, ये जो नील थे, ये जो आपके ब्रिटिशर्स थे या जो ट्रेडर्स थे वो बहुत सस्ते दामों में खरीदते थे, किसानों को इसका कोई लाभ होता नहीं था, और ये एक तरीके का फोर्स्ड कल्टीवेशन उनसे कराया जाता था, उन्हें मजबूर किया जाता था कि भैया आप इसकी खेती करो। अब देखो इससे होता क्या है, नील की खेती में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि किसी भी जमीन पर अगर नील उगाया जाता है तो कुछ टाइम बाद उस लैंड की फर्टिलिटी आपकी खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी खत्म। ठीक, दूसरा इसका नुकसान ये था कि जब नील उगाया जाता है और उसे काटा जाता है तो उसे कुछ टाइम तक पानी में डुबा के रखना पड़ता है। अब जिस नदी या तालाब में आप डुबाओगे तो वहां का जो पानी होता है वो पीने लायक फिर नहीं होता, वो पानी हो जाता है आपका कंटेमिनेटेड। तो जो आपका फ्रेश वाटर था या जो आपका ड्रिंकेबल वाटर था वो भी यहाँ पे खत्म। और ये भाई फोर्स लेबर था। अब नील आप उगाओगे तो आप खाओगे क्या? आपको अपनी ट्रेडिशनल जो फूड क्रॉप्स हैं, चावल गेहूं, ये भी तो उगाने, लेकिन ये तो ये उगाने ही नहीं दे रहे। अब ये आपको फोर्स कर रहे कि नील उगा, नील उगा, इससे आपकी जमीन पूरी खराब हो रही है, सड़ रही है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए रामचंद्र शुक्ल जी ने गांधी जी को इनवाइट किया था। तो भाई गांधी जी आए चंपारण में और शुरू किया भारत में इंडिया फर्स्ट सत्याग्रह। बैठ गए धरने पर कि मांग क्या थी कि इस 3 कटिया सिस्टम को खत्म किया जाए, और इस सत्याग्रह में ये 3 कटिया सिस्टम आपका समाप्त हुआ। ठीक, गांधी जी ने लीडर्स को बोला, या सॉरी गांधी जी ने फार्मर्स को बोला कि भाई आप इस 3 कटिया पद्धति को नहीं अपनाओगे, आपकी मर्जी है, आप उगाना चाहते हो तो उगाओ, नहीं तो आप मना कर सकते हो। ठीक, और अंग्रेज इस पर राजी हुए, उन्हें होना पड़ा, क्योंकि एक मास मूवमेंट यहां से शुरू हो चुका था। पूरे बिहार के जो किसान थे वो सब गांधी जी के साथ आ चुके थे। ये सब हुआ, ये था गांधी जी का पहला सत्याग्रह। उसके बाद दूसरे सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 1918 में, जिसका नाम था आपका अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक, अब देखो अहमदाबाद सत्याग्रह जो था ये एक आप कह सकते हो लेबर या फिर वर्कर्स से रिलेटेड था ये। और हाँ, एक और चीज, जो आपका चंपारण सत्याग्रह था, इसी सत्याग्रह में गांधी जी के दोस्त बने थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार के ही लीडर हैं जो उस समय गांधी जी से पहली बार मिले थे। ठीक, अब ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह देखो, ये हुआ क्यों? ये हुआ आपके मिल वर्कर्स की वजह से।
मिल वर्कर्स। देखो होता क्या था, अहमदाबाद भाई आपका पूरा आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर बहुत सारी मिल्स लगी हुई हैं। अब उस समय यहाँ क्या था, उस समय यहाँ पर आपका प्लेग बीमारी फैल रखी थी, प्लेग। तो भाई जो मिल वर्कर्स है उनकी डिमांड थी कि भाई इस खतरनाक बीमारी में भी हम आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, ठीक, तो आप हमें क्या दो, आप हमें प्लेग बोनस दो। भाई हमारी जान का रिस्क भी तो है यहाँ पे, तो आप हमें प्लेग बोनस दो, ठीक। अब कंपनी वालों ने बोला भाई ठीक है, हमें भी लगता है कि आप काम कर रहे हो। कंपनी जो थी या मिल जो थी उसने बोला ठीक है, हम आपको 20% बोनस दे देंगे। जबकि जो वर्कर्स थे वो अड़ गए, बोला भाई 20 नहीं, हमें चाहिए 50%। और इसी बीच कंपनी जो आपके वर्कर्स हैं और जो आपके मिल ओनर्स हैं उनके बीच कहासुनी हो गई, बहुत ज्यादा बहस हो गई। यहाँ पे पूरा आप जिसे धरना देने कहते हैं, धरना दे दिया लोगों ने, और फाइनली इनवाइट करा गांधी जी को कि भाई आप आओ और हमारी बातें सुनो, ठीक है, हमें बोनस नहीं दे रहे। गांधी जी आए, बीच में बातचीत हुई और फाइनली जो मिल वर्कर्स थे या मिल ओनर थे वो 35% पर सेटल हो गए कि भाई ठीक है, आपको 35% बोनस दे दिया जाएगा। अब ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह था ये इंपॉर्टेंट क्यों था, पहली बार गांधी जी ने की थी, पहली बार गांधी जी ने की थी हंगर नहीं, सॉरी, हड़ताल, स्ट्राइक की थी, हंगर वाली नहीं थी, केवल स्ट्राइक थी। तो गांधी जी की भारत में जो पहली हड़ताल थी वो उन्होंने अहमदाबाद सत्याग्रह में की थी और ये भी पूरा सक्सेसफुल रहा था, ये था। अब आप देख रहे हो गांधी जी का धीरे धीरे इंपैक्ट लोगों में पड़ रहा है, लोग गांधी जी की बात सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि भाई ये आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं और तुरंत अंग्रेज मान जा रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे होनी शुरू हो रही। और उसके बाद था भाई आपका थर्ड सत्याग्रह 1918 में ही होता है, ये होता है आपका खेड़ा। खेड़ा है आपका गुजरात में, अहमदाबाद भी गुजरात में था, खेड़ा भी गुजरात में। देखो ये हुआ क्यों था, तो इसमें देखो क्या हुआ था, यहां पर आपका जो खेड़ा सत्याग्रह आप देखते हो, यहां पर जो क्रॉप थी आपकी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे एक सूखा पड़ता है, उस समय बहुत बड़ा सूखा पड़ता है और फसल हो जाती है आपकी खराब। अब जो लोग थे उनकी डिमांड थी कि भाई देखो क्योंकि हमारी फसल खराब हो चुकी है तो आप जो ब्रिटिशर्स जो लगान लेते थे या जो टैक्स लेते थे उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने टैक्स माफ नहीं करा कि भाई हम क्यों करें माफ टैक्स, ठीक है। ये सारे यहाँ पे जबरदस्ती यहाँ पे फोर्स टैक्स इन्होंने लेना शुरू कर दिया। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है तो आपका टैक्स कहां से देंगे। और फिर क्या हुआ, गांधी जी आए और गांधी जी ने ये जो टैक्स था इसे माफ करवाया और ऐसे तरीके से खेड़ा सत्याग्रह भी इनका पूरा हुआ। इन्हीं सत्याग्रह में गांधी जी को मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। पटेल जी आपके इसी एरिया के हैं, तो ये इस आंदोलन में इन्हें मिलते हैं, इस सत्याग्रह में मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके गांधी जी एक नेशनल लीडर की तरफ उभर गए, ठीक है। लोग एक नेशनल लीडर आप बोल सकते हो या फिर एक मास लीडर की तरफ उभरे। देखो हो क्या रहा था ना भारत में, गांधी जी से पहले भारत में क्या हो रहा था, गांधी जी से पहले भारत में चल रही थी आपकी जिसे हम कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक, जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट थोड़ा सा विचारधारा के आपके आंदोलन चल रहे थे जिसमें मारना, बम फोड़ देना। आपने देखा था 1911-12 में हार्डिंग पर बम फेंका गया, रासबिहारी बोस, ये सब थोड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, रेवोल्यूशनरीज थे सारे, ठीक। अब इससे होता क्या था कि ये जो लोग थे ना ये बम फोड़ते थे, गोली मारते थे अंग्रेजों को और फिर अंडरग्राउंड हो जाते थे। अब इसमें पिटता कौन था, पिटते थे आपके लोकल लोग कि भाई अब वो उनसे अंग्रेज पूछते थे भाई बताओ तेरा लीडर कहाँ है, अब इन्हें तो खुद नहीं पता हमारा लीडर कहाँ है, वो तो अंडरग्राउंड हो गया, तो फालतू में पिट जाते थे। दूसरा अब इसमें क्या हो रहा था कि लोग जो हैं आंदोलन में थोड़ा बहुत भाग लेते थे और वहां पे दंगे हो जाते, क्योंकि भाई लीड उस समय एक्सट्रीमिस्ट कर रहे थे, दंगे होते थे, फिर ये पिट जाते थे। तो जो लोग थे वो ऊब गए थे इन चीजों से कि हम जाते हैं, मांगे भी पूरी नहीं होती, पिट लग जाते हैं। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे क्या दिखाया कि भाई देखो तुम्हें अपना काम कुम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप आओ आंदोलन में, क्योंकि हम वायलेंस तो करेंगे नहीं, हम सिर्फ बैठ के धरने देंगे। अब लोगों ने देखा कि भाई हम गए,
हमारा काम भी चल रहा है, हमने अपना काम भी नहीं छोड़ा, और हम गए, हमने धरने दिए, और हम पिटे भी नहीं, और हमारी बातें मान ली गई। तो इसने गांधी जी को बहुत फेमस बनाया, यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस। ठीक, अब देखो दूसरी साइड इसकी ये थी, एक तो सत्याग्रह आपके चले, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज जो मैं आपको बताता हूं, देखो गांधी जी को एक टाइटल मिला जो था केसरे हिंद। केसरे हिंद, गांधी जी को टाइटल केसरे हिंद किसने दिया? ये दिया ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने। अब ऐसा क्यों भाई, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने इन्हें केसरी हिंद की टाइटल क्यों दे दी? देखो इसका रीजन आप समझो क्या था। 1914 में शुरू हो चुकी थी आपकी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक, अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भारत का हित क्या था? इंडिया के पास थी यंग पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन थी हम पे, अभी भी बहुत है और उस समय भी बहुत थी, यंग पॉपुलेशन थी, और ये यंग पॉपुलेशन सर हो सकती थी आर्मी में। और क्योंकि हम ब्रिटिश के कॉलोनी है, तो जाहिर सी बात है हमारे जो लोग हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ेंगे, तो ब्रिटिशर्स को चाहिए थी एक आर्मी, और वो मिलेगी उन्हें इंडिया से। अब इंडिया से कैसे ली जाए? तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, गांधी जी से बात की और बोला कि भाई अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देते हो, तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगी हम आपको आजाद कर देंगे, या हम आपको जो स्वराज की मांग, क्योंकि कांग्रेस एक मांग को लेके बैठी थी, आईएनसी स्वराज, तिलक जी इस मांग के पीछे थे कि भैया हमें स्वराज चाहिए, स्वराज मतलब हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें होम रूल चाहिए, इन सारी चीजों पे बात चल रही थी। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम आपको स्वराज दे देंगे, हम आपको रूल बनाने की पावर दे देंगे। तो इसी बात को लेकर गांधी जी ने बोला भाई ठीक है, हम अपनी आर्मी देते हैं, हम अपने यंग मैन आपको देते हैं आर्मी के लिए, लेकिन आप वादा करिए कि लड़ाई खत्म होने के बाद आप हमें स्वराज दे देंगे। मैं बोला ठीक है। तो इसी में अंग्रेज गांधी जी को देते हैं केसरी हिंद का टाइटल। अब जो इंडियंस थे उन्होंने गांधी जी को क्या कहा, जो इंडियंस थे उन्होंने गांधी जी को कहा ब्रिटिश सार्जेंट, ब्रिटिश सार्जेंट। हिंदी में अगर आप इसे देखोगे तो इसमें ऐसा लिखा जाता है कि ब्रिटिश सेना में शामिल कराने वाला सार्जेंट, कि लोग ये बोलते थे कि गांधी जी वो इंसान हैं जो भारत के जो युवा हैं उसे सेना में भेजते, इसलिए इन्हें ब्रिटिश सार्जेंट कहा इंडियंस ने, और ब्रिटिशर्स ने कहा इन्हें केसरे हिंद। ठीक है, अब देखो ये सब आपका हुआ, ये सब आपका चला। अंग्रेज इसलिए इनकी बातें इसलिए इजिली से मान जा रहे हैं सत्याग्रह में, क्योंकि अंग्रेजों का हित यहां से सीधा सीधा जुड़ा था। ठीक, अंग्रेजों को यहां से आर्मी मिल रही थी भाई, इन्हें नाराज नहीं कर सकते थे। अब जो गांधी जी का भ्रम था वो 1918 में टूटा। कैसे टूटा देखो, 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपकी खत्म हो गई। ठीक है, ब्रिटिशर्स आपके जीत गए, ब्रिटिश जीत गए, जर्मनी हार गया, ब्रिटिश जीत गए। ठीक, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। तो गांधी जी गए अंग्रेजों के पास, बोला भाई आपने वादा किया था मेरे से, हमसे वादा किया है आपने कि जब वो वॉर खत्म हो जाएगी आप हमें आजाद कर दोगे। तो भाई यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो तो पलट गए कि भाई हमने तो कोई वादा नहीं किया ऐसा, और ये स्वराज वगैरह हम नहीं देंगे आपको। इससे जो गांधी जी का मोह था या जो गांधी जी का भ्रम था वो पूरी तरीके से टूट गया और चकनाचूर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद 1980 ये होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर। 1918 के आखिरी में क्या होता है, हड़ताल। ठीक है, स्ट्राइक्स होनी शुरू हो जाती है भारत में, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स, बहुत बड़ी बड़ी हड़ताल यहाँ पे शुरू हो जाती है। ठीक, पूरे भारत के लोग भड़क चुके थे, क्योंकि भाई देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हमारा कोई हित था ही नहीं, हमारी वो लड़ाई थी नहीं, हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में डाला गया, और हमने अपने बहुत सारे यंग लीडर्स थे या यंग जनरेशन थी जो हमने वॉर में खोई, और खोने के बाद हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हमें आउटकम क्या मिला, हमारे तो लोग मरे, हमें तो कुछ मिला नहीं, ना हमें आजादी मिली, कुछ भी नहीं मिला। ठीक तो 1918 में भारत में बहुत खतरनाक एक बड़े स्तर पर हड़ताल है, ये सब चीजें होनी शुरू हो गई। अब देखो यहां से हम किस तरफ बढ़ रहे हैं भारत में, वो आप समझो।
18 में ये सब हुआ, वॉर खत्म हुई, गांधी जी की बात नहीं मानी गई, गांधी जी ने हड़तालें शुरू कर दी। अब अंग्रेजों के सामने चैलेंज आया कि इस हड़तालों को कैसे दबाया जाए या इन हड़तालों को कैसे रोका जाए। तो अब देखोगे आप स्टार्टिंग में ही मार्च 1919 में, फरवरी मार्च 1919 में अंग्रेज लाते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, एक ब्रिटिश थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट, उन्होंने इस एक्ट को तैयार किया था। ठीक, अब इस एक्ट में देखो क्या था, इस एक्ट को कहा गया इंडियंस द्वारा ब्लैक लॉ, काला कानून। एक टैगलाइन इसके साथ जुड़ी, ना अपील, ना वकील, ना दलील। ना अपील, ना वकील, ना दलील। अब ये था क्या, देखो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, इसमें अंग्रेजों ने प्रोविजन डाले कि भाई अंग्रेज जो हैं वो किसी को भी शक की गिरा पर अरेस्ट कर सकते हैं। अगर अंग्रेजों को ये, आपने कोई क्राइम नहीं किया, अंग्रेजों को ये लगता है कि आप कोई आंदोलन शुरू कर सकते हो, आप कोई मूवमेंट शुरू कर सकते हो, तो आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। और जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आप ना तो उसके लिए अपील कर सकते हो, ना आपको कोई वकील लॉयर दिया जाएगा, और ना ही आपकी कोई दलीलें सुनी जाएंगी, ना ही आपकी कोई भी आपके जो स्टेटमेंट्स हो नहीं सुनी जाएगी। दूसरा, इसमें एक तो भाई देखो बिना वारंट के अरेस्ट था, इसमें सीधा केवल शक होगा और आप अरेस्ट। ठीक है, और दूसरा इसमें था कि ग्रुप नहीं बना सकते आप। जहां पर भी अंग्रेजों को ग्रुप्स दिखते थे, बेसिकली 4-5 लोगों के, जैसे कर्फ्यू होता है आपका, कि आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजों को ये लगता था कि भाई अगर ये ग्रुप बना रहे हैं तो मतलब ये हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक, ये सब चीजें हुई। अब देखो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि मार्च के आसपास ये एक्ट आया आपका, फरवरी मार्च के आसपास, और स्टार्टिंग अप्रैल 1909 में गांधी जी ने शुरू करा रॉलेट सत्याग्रह। ये था गांधी जी का भारत में चौथा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। और अब देखो पिछले 3 सत्याग्रह और रॉलेट सत्याग्रह में क्या फर्क था, तो भाई जो पिछले 3 सत्याग्रह थे वो आपके रीजनल सत्याग्रह थे, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के थे, लेकिन रॉलेट सत्याग्रह एक पैन इंडिया सत्याग्रह था, जिससे पूरे भारत में किया गया और पूरे भारत के लोगों ने इसमें भाग लिया। ठीक, तो यहां से रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ। अब इसके आगे की आप कहानी समझो, देखो क्या है ये पूरी कहानी, अब यहां से आप जोड़ पाओगे। देखो रॉलेट सत्याग्रह पूरे भारत में होना शुरू हो गया, अंग्रेजों के लिए दिक्कत बढ़नी यहाँ पे शुरू हुई। अब अप्रैल में 1909 जब ये सत्याग्रह चल रहा था, इसी सत्याग्रह में पंजाब के लीडर थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, और एक थे सत्येंद्र नाथ, एक ही बात है। सैफुद्दीन किचलू और सत्येंद्र नाथ दो पंजाब के बहुत बड़े लीडर थे। इन दोनों लीडर को क्या कर दिया जाता है, इन दोनों लीडर को ब्रिटिशर्स द्वारा अरेस्ट कर दिया जाता है। देखो अप्रैल आ चुका है आपका, स्टार्टिंग अप्रैल में सब चीजें हुई, गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया। इस सत्याग्रह में पंजाब के 2 बड़े लीडर सैफुद्दीन किचलू और सत्येंद्र नाथ जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब इन्हीं के अरेस्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर पंजाब के लोग थे, वो जलियांवाला जो बाग है या जलियांवाला जो पार्क है, उसमें उन्होंने एक बैठक या एक आप कह सकते हो एक समिट बुलाया। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन। अब इसकी कहानी आपको पता है कि भाई आप देखते हो ना कि आपके मन में क्वेश्चन तो आया होगा कि भाई जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था या जो गोलीबारी हुई थी, तो उसमें एक पार्क में 1000 लोग कर क्या रहे थे। तो ये 1000 लोग लगभग यहाँ पे थे, वो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में आए थे कि भाई इन लीडर्स को छोड़ा जाए, ये हमारे लीडर हैं और आपने इन्हें फालतू में अरेस्ट किया बिना किसी वारंट के, बिना किसी, आपने केवल शक के गिरा पे इन्हें उठा लिया।
तो यहां पर ये लोग इकट्ठे हुए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, कि लोग आते हैं, अंग्रेजों को पता चलता है और यहाँ पर वो गोली चला देते हैं, और अब तक का सबसे बड़ा मैसेकेर जिसे हम कहते हैं, एक असली चेहरा जो अंग्रेजों का था वो लोगों के सामने आ गया। ठीक, इसे यहां से हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। जलियांवाला बाग को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या था, क्या क्या इसमें चीजें थी, सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज हमने पढ़ा गांधी जी कौन थे, गांधी जी की अर्ली लाइफ कौन थी, गांधी जी भारत में आए, क्या करा, उनका स्टार्टिंग फेस क्या है, ठीक, कौन सी फिलॉसफी है उनकी, और अब जो आगे का आपका इनके बाद मूवमेंट्स जो हैं गांधी जी के, जिसमें आप सबसे पहला मूवमेंट पढ़ोगे आप नॉन कोऑपरेशन, वो यहीं से आपका शुरू होगा। ठीक है, चलिए।